गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अपना बायो का चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी, लाइफ प्रोसेस, चैप्टर 6। ओके, करते हैं फलक स्टार्ट फिर हम। सो हाँ जी। ओके, सो एनसीईआरटी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज अलाइव एंड व्हाट इज नॉट अलाइव? If we see a dog running, a crow chewing curd, or a man shouting loudly on the street, it's not a man, it's an auntie shouting loudly on the street. We know that these are living beings. Now, what if a dog or a cow or a man was asleep? We would still think that they were alive, but not. But how did we know that? We see them breathing and we know that they are alive. What about plants? How do we know that they are alive? When we see them in green, some of us will say, but what about the plants that have leaves of colors when other than green? They grow over time, so we know that they are alive, some will say. In other words, we tend to think of some sort of movement, either growth related or not, as a common evidence for a living being or for being alive. But a plant that is not visibly growing is still alive, and some animals can breathe without visible movements. So, using visible movements as a defining characteristic of a life is not enough. अब ये जो लाइफ प्रोसेस चैप्टर है ये आया क्यों? ये हम लोगों ने लाइफ प्रोसेस चैप्टर से क्यों स्टार्ट करा? सबसे पहले तो आता है ये क्वेश्चन। अगर आपको याद हो, हम लोगों ने क्लास 9th के अंदर पढ़ा था सबसे पहले सेल, देन सेल के अंदर हाँ जी। बाद हमने पढ़ा था टिश्यू। ठीक है, हम्म। ये जो दो चैप्टर थे हमारे, सेल एंड देन टिश्यू, दीज आर द डिफाइनिंग चैप्टर्स ऑफ अवर स्ट्रक्चर। हमारी बॉडी में हमारी क्या, प्लांट हो या एनिमल हो, इन सबकी डिफाइनिंग बॉडी में प्लांट्स और टिश्यूज बनते हैं। ठीक है, अब जो सेल था, सेल कंबाइन हो जाती है तो वो क्या बनता है? टिश्यू। एंड टिश्यू जब कंबाइन होता है तो वो बना देते हैं ऑर्गन्स। एंड ऑर्गन जब कंबाइन होते हैं तो वो बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। एंड ऑर्गन सिस्टम जब कंबाइन हो जाता है तो वो बना देता है एक ह्यूमन काइंड और एक प्लांट, एक पूरा पूरा ऑर्गेनिज्म जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि ये चैप्टर एक तरीके से आपका जो थर्ड चैप्टर है, ये फ्रॉम आफ्टर सेल एंड टिश्यू, उस कैटेगरी के अंदर। तो दिस इज जस्ट एक्सटेंशन ऑफ आवर सेल चैप्टर। ठीक है, और इसके अंदर हमें सेल के बारे में नहीं पढ़ना है, सेल वेल के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द लाइफ प्रोसेस। जैसे कि अभी हमने इसमें पैराग्राफ में देखा कि हमें ये पता कैसे लगता है, हाउ वी कम टू नो अबाउट दैट अ पर्टिकुलर थिंग इज अलाइव और नॉट। मे बी वी कैन सी सम gestures। अगर वो सांस ले रही है तो कुछ ना कुछ गेस्चर, कुछ ना कुछ मूवमेंट होती है। अगर वो चल रही है तो मूवमेंट है। बट अगर कुछ प्लांट्स हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, तो वो मूवमेंट है, इसका मतलब वो अलाइव है। बट कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें ग्रोथ इतनी प्रोमिनेंट नहीं होती, इट इज नॉट दैट विजिबल। बट कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें ब्रीथिंग का या किसी और एक्टिविटी की मूवमेंट बहुत रेयर होती है, तो क्या वो लिविंग नहीं है? तो इसका मतलब ये है कि यू कांट रिलाई ओनली ऑन विजिबल मूवमेंट्स as a defining character of life. There may be some other parameters which define that particular object or a particular organism is alive or not. Is that clear? हम्म। A movement over all scales will be invisible to our naked eyes. Movement of molecules, for example, it is invisible. Is this invisible molecular movement necessary for life? If we ask this question to professional biologists, they will say yes. In fact, viruses do not show any molecular movement in them until they infect some cell, and that is partially why it is controversy about whether they are truly alive or not. अब सीधी सी बात है, मूवमेंट की अगर हम बात करते हैं, कुछ मूवमेंट होती है जो इनविजिबल है, वी कांट सी, जैसे कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट। हम कह सकते हैं कि भाई प्लांट्स है, प्लांट हमें पता है फोटोसिंथेसिस होता है इनके, इनमें। अब हमें ये थोड़ा दिख रहा है कि भाई ऑक्सीजन अंदर चली गई, कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया और खाना पक रहा है इनका, और फिर आप आगे कार्बोहाइड्रेट में जमा हो गया। यू कांट सी इट ना, फोटोसिंथेसिस। इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि वो अलाइव नहीं है? वी कांट से दैट इट इज अलाइव, बट यस इट इज अलाइव। जैसे मूवमेंट, अगर हम किसी बायोलॉजिस्ट से पूछते हैं वो बोलेगा यस इट इज अलाइव।
ऐसे ही हम वायरस की बात करते हैं, आजकल जैसे कोविड का वायरस है ये। अब कोविड के वायरस को हम बोलते हैं ना कि भाई अगर ये मेटल की बॉडी पे 3 से 4 घंटे तक रखा हुआ तो ये मर जाएगा, ठीक है। अब ऐसी वायरस है, वायरस अगर किसी बाहर पड़ा हुआ एनवायरनमेंट में तो इट इज टोटली इनएक्टिव, इट इज नॉट गोइंग टू बी एक्टिवेटेड, वो कुछ नहीं करेगा, इट विल नॉट शो एनी सॉर्ट ऑफ यू कैन से ग्रोथ। बट अगर यही वायरस ह्यूमन बॉडी में आ गया तो भैया ABCD करके दुनिया भर के तो वायरस बना दिए इसने, और डेल्टा और जीटा और हाँ बीटा जी। वर्जन भी आ गए इसके। तो वो ग्रो के साथ साथ भाई साहब अपने आप हम्म। को डीएनए स्ट्रक्चर में चेंजेस भी कर रहा है अगला वायरस, अपना आरएनए स्ट्रक्चर के अंदर, सॉरी। इट इज आल्सो म्यूटेशन, म्यूटेशन भी हम्म। क्रिएट कर रहा है, इंटेलिजेंट केस है इसका मतलब, दिमाग भी है इसमें तो पूरा वायरस के अंदर, है ना। तो अभी हम्म। वायरस के ऊपर इसलिए एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि वी कांट से वेदर द वायरस आर ट्रूली alive or not. Okay. हम्म। हाँ जी। So now what are molecule? Why molecular movements are needed for life? We have seen in earlier classes that the living organisms are well organized structures. They have tissues, tissues have cells, cells have proper component in them, and so on. Because of the effect of environment, this organized, ordered nature of living structures is very likely to keep breaking down over time. If orders break down, the organism will no longer alive. So living creatures must keep repairing and maintaining their structures. Since all these structures are made up of molecules, they have moved, they must move molecules around all the time. ओके जी। अब ये कहता है कि जब हमने मॉलिक्यूलर मूवमेंट की बात करी, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस मॉलिक्यूलर मूवमेंट? मॉलिक्यूलर मूवमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, क्या जरूरत पड़ी उस मॉलिक्यूलर मूवमेंट की? अब हमने पहले के चैप्टर में पढ़ा था कि भाई जो हमारी बॉडी होती है, ऑर्गेनिज्म होता है, इट्स अ वेल डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशन, इट्स अ वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज, हम्म। okay, that we have already जी। discussed in our class 9th. Now, हम्म। because of the efforts of the environment, this organized ordered structure, now this organized ordered structure is doing something against environment, or because of the effect of the environment, sometimes what happens? This organized structure break down, and that is what we call a death. If there is a breakdown in this organized structure, we call it as a death. Now, in order to get, you can say, long-lasting working, these cells need to be repaired again and again. And this, since all these structures are made up of molecules, so they have molecules around all the time. So that's why they require molecule for their repairing, for their maintenance, for their uh, proper efficiency. They require molecules all the time. हम्म। Is that clear? यहाँ ओके। पे राइट डाउन एक क्वेश्चन दे, यहाँ पे क्वेश्चन लिखो राइट हैंड साइड में, व्हाई मॉलिक्यूलर मूवमेंट नीडेड फॉर लाइफ? व्हाई मॉलिक्यूलर मूवमेंट नीडेड फॉर लाइफ? चल जाए। ठीक है जी। अब हमने इसके अंदर एक बात करी, रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस। अब ये रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस का क्या मतलब है? अब जैसे भाई घर है, घर में मान लो कुछ चीज खराब हो गया, आप रिपेयर करवाते हो, हर 5 से 6 साल बाद आप घर में पेंट करवाते हैं, तो दैट इज व्हाट रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस, ठीक है। गाड़ी है, गाड़ी की सर्विस करवाते हो अब जो है कुछ पर्टिकुलर किलोमीटर के बाद, तो सेम इसी तरीके से हमारी बॉडी भी एक रिपेयरिंग मेंटेनेंस चाहती है। अब सबसे पहले क्या रिपेयर एंड मेंटेनेंस चाहती है, अब इसकी बात करते हैं। व्हाट आर लाइफ प्रोसेस? नाउ the maintenance function of a living organism must go on even when they are not doing anything particular. Now, अब ये जो मेंटेनेंस प्रोसेस होता है, ये जो प्रोसेस है ये हमेशा चलता रहता है, बेशक कि हमारी बॉडी कुछ काम कर रही है नहीं कर रही है, हमारी बॉडी बेशक सो रही है कुछ कर रही है, बट इट इज ऑलवेज गोइंग ऑन. So the maintenance of a living organism must go on even when they are not doing any particular work, even when we are just sitting in a class, even if we just asleep, that this maintenance job has to go on. The process which together perform this maintenance job are known as life processes. Now, what are life processes? The processes which together performs maintenance job, that is, which together performs
activities which can make a healthy life of a living organism is known as life processes. Is that Okay. clear? Okay. हाँ Now, जी. since maintenance processes are needed to prevent damage and breakdown, energy is needed for them. Now, again, something if they are doing some work, we require energy to do work. Now, this energy comes from outside the body of the individual organism. So that's why we need to eat food. अब उस मेंटेनेंस वर्क करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? We need to have some food now. This energy comes from the outside of the individual organism. So there must be a process to transfer the source of energy from outside of the body to the organism. अगर मैं कहता हूँ कि मुझे खाना खाना है, तो खाना खाने से मुझे जो एनर्जी मिलेगी, so there must be a process which transfers the whatever there is inside a food. For example, if you are eating an apple, अब एप्पल आप खा रहे हो, तो एप्पल से जो भी आपको जो चीजें मिलेंगी, जो भी आपको न्यूट्रिएंट मिले, तो these all these Nutrients. things जो भी आप खा रहे हो, that source of energy should be transferred to our body. हमारे पास एक सिस्टम होना चाहिए बॉडी के अंदर that can transfer whatever the energy is there inside an apple to our body. Okay, so there must be a process of to transfer the source of energy from outside the body of the organism, which we call food, to the inside, a process we commonly call nutrition. So the whole thing is known as food, and inside a food we commonly called is nutrition. Is that clear? हाँ जी. Or no? Okay. Ji. Now, if a body of organism is to grow, additional raw material will also be needed from the outside. Since life on the earth depends upon carbon-based molecules, so most of these sources are also carbon-based. So depending upon the complexity of the carbon sources, different organisms can use different kinds of nutrition process. Now, as we know that if the size is very large, so we require a large amount of food. If the size is small, then we require a small amount of food. And on our earth, most of the things are carbon based. So most of these food sources are also carbon based. So depending upon the complexity of the carbon sources, different organisms can use different kind of nutritional processes. Is that clear? Any doubt? Yes. No. Now write down question there. Define nutrition. Define nutrition. Define nutrition and why there are different kinds of nutritional processes and why there are different kind of nutritional processes. Okay, कर लिया नोट. चलो जी, अब जरा ये दिख रही है आपको ये पूरा पैराग्राफ? हाँ जी. अब जरा यहाँ से हमें न्यूट्रिशन डेफिनेशन नोट करनी है. हमें फटाफट न्यूट्रिशन डेफिनेशन नोट करिए. The nutrition is the process of intake and utilization of nutrient food by an organism in a various process. ठीक है, अभी फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं इसको सेंड कर दूंगा आपको. ये जो भी मैं आपको ऐसे येलो कर रहा हूँ, that should be in your copy. आपको नोट्स मेंटेन करना है, ठीक है? Okay. अब ये बात करते हैं what are nutrient. Nutrient are the organic and inorganic substance which the organism obtained from its surrounding, and it is a source of energy or biosynthesis by the body constituent. न्यूट्रिएंट क्या होता है? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक हो सकता है. अगर वो कार्बन से रिलेटेड है तो वो ऑर्गेनिक है, अगर वो कार्बन से रिलेटेड नहीं है तो उसे बोलते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस. विच द ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, जो कि ऑर्गेनिज्म को अपनी सराउंडिंग से मिलता है, एंड यूज इट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी और फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ इट्स बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट. या तो वो उसे सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे यूज करता है, या फॉर बायोसिंथेसिस मतलब अपनी बॉडी के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को सिंथेसाइज करने के लिए यूज करता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट है. इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल एक्सेट्रा, दीज आर द इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट बिकॉज आवर बॉडी रिक्वायर्स बोथ ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट. इज दैट क्लियर? Okay.
Now, Yes. green plants get their nutrients from soil. जो green plants होते हैं, they get their nutrients from the soil and atmosphere, and we get our organic food from plants in the form of fruit, vegetables, cereals, etc., and from the animals in the form of meat, egg, etc. Is that part clear? Any doubt? Yes or no? Clear. Okay. Now coming back Yes, to our yes. NCRT. So now what it is saying, the outside source of energy could be a quite varied. Since the environment is not under the control of individual organism, these source of food therefore need to break down or build up in the body. These sources of energy therefore need to be broke down or built up in the body, but must be finally converted in a uniform source of energy that can be used by the various molecular movements needed for maintaining the living structure, and well as to the kind of molecules the body needs to grow. ये बात समझ में, ये कहना क्या चाह रहा है? कह रहा है कि अब हमारी जो आउटसाइड सोर्सेज हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हैं, दे आर क्वाइट वेरिड. सिंस द एनवायरनमेंट इज नॉट इन अवर कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल, हमारे कंट्रोल में तो नहीं है ना. अब कोई अगर मान लो आपने बाहर से जो है आम खरीदा, तो वो आम अगर फीका है तो फीका है भाई, वो हमारे कंट्रोल में है क्या? कोई चीज पपीता खरीद के लेके आए, नहीं मीठा निकला. खरबूजा खरीदा, वो नहीं मीठा नहीं है निकला. हमारे कंट्रोल. हाँ, वो एनवायरमेंटल फैक्टर, वो एनवायरमेंट का है, हमारे कंट्रोल में नहीं है. इट्स नॉट इन अवर कंट्रोल ना. अब आप कह सकते हो हाँ सर उसमें इंजेक्शन लगा दो पहले से मीठे वाले तो हो जाएगा, बट दैट इज अगेन हार्मफुल थिंग. So these sources of energy therefore need to be. अब मान लो मैंने फीका पपीता खाया और मैंने एक बार खाता हूँ बहुत मीठा पपीता, तो क्या मुझे उससे चीज गड़बड़ हो जाएगी मेरे लिए? और मान लो मैंने एक बार खाया पपीता, फिर मैंने थोड़ी देर बाद खाया कोई सेब, फिर मैंने दूध पिया, फिर मैंने चपाती खाई, फिर मैंने पनीर खाया, फिर मैंने सोयाबीन खा लिया, फिर मैंने चाप खा ली, तो मैं पूरे दिन में कुछ ना कुछ तो खाता रहता हूँ. तो अब मैं जो चीजें खा रहा हूँ, मैं से मतलब है तू भी है, उसको कहीं सोचेगी सर कितना खाते हो आप. ठीक है, हम सब खाते हैं भाई. ठीक है, फिर बोले कि भैया कितना खाओ, तो हम सब इसके अंदर क्या करते हैं, हम कुछ ना कुछ खाते रहते हैं. बट वॉट एवर वी आर ईटिंग इट्स टोटली डिफरेंट डिफरेंट फूड. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे हम लोग अपनी बात करें, हम लोग दिन में जनरली सुबह पराठे के साथ शुरुआत करते हैं, देन हम लोग दूध पीते हैं और ये सब खाते हैं. ठीक है, अगर मैं यही बात करता हूँ, मैं जो हूँ पंजाब में जाता हूँ तो हो सकता है वो पूरियाँ खा रहे हो, भटूरे खाते हो. मैं यही बात अगर साउथ इंडिया में करूँ तो वो डोसे खा रहे हैं. तो सबका अपना अपना अलग अलग फूड आइटम होता है. ठीक है, अगर मैं यही बात अगर मैं इंग्लैंड और फ्रांस की बात करूँ, यूरोपियन कंट्रीज की, दे वर ईटिंग ब्रेड एंड एग फॉर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, तो ऑमलेट खा सकते हैं कुछ ना कुछ. ठीक है, तो सब कुछ अपना अलग अलग जो है इंटेक कर रहे हैं, बट दैट इंटेक मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू अ यूनिफॉर्म सोर्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर द वेरियस मॉलिक्यूलर मूवमेंट. वो सारी की सारी चीजें टूट के एक यूनिफॉर्म सोर्स में बनती है. अब सीधी सी बात है भाई, जो इंडिया वाला बंदा है जो रोज सुबह से पराठे खा रहा है, अगर उसको सुबह सुबह ब्रेड और जो है कुछ और दे दिया हमने, ब्रेड बटर दे दिया खाने को, तो क्या उसको एनर्जी नहीं मिलेगी उस दिन भाई? या किसी अंग्रेज को पकड़ के हमने मिलेगी. उस दिन सुबह सुबह उसको जो है पराठे खिला दिया आलू के, तो क्या उसको एनर्जी नहीं मिलेगी? मिलेगी. देखिए, definitely he will get the energy because whatever we are eating is converted into a uniform source of energy, and it is must to convert it into a uniform source of energy. Okay, and this uniform source of energy is used for the molecular movements needed to maintaining a living structure. और यही जो uniform source है, that is required to maintain the molecular movement, that is required to maintain the life processes. Got it clear? हाँ जी. Okay, now ये जो हमने डिफरेंट डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी सोर्स डिफरेंट डिफरेंट फूड कंज्यूम करा, और ये जो एक सोर्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होता है, दैट इज इट इज कन्वर्टेड इनटू अ वन सोर्स ऑफ एनर्जी, देयर इज अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन इन अ बॉडी आर नेसेसरी. फॉर दिस a series of chemical reaction in our body is necessary, and oxidizing and reducing reactions are some of the most common reaction means to break down molecules. Now, inside our body, there are so many reactions takes place, which converts a complex food what we are eating into a simple source of energy that can be used by molecules inside our body to maintain living structure. Is that clear? Yes.
Okay, Ji. Now, for this, many organisms use oxygen source from the outside the body. The process of acquiring oxygen from outside the body and use it in the process of breakdown of food source for cellular is called respiration. Now, respiration का मतलब हमारा सांस लेने का सांस लेना is nothing but breathing. Now, whatever the you can say food we are eating, it's break down into its molecules, and to break down in molecules, the process of acquiring oxygen from the outside, we need oxygen from the outside, and to use it in the process of breakdown of food, and this oxygen is used in the process of breakdown of food for cellular needs. So whatever the cells inside our body, they require some sort of energy. Now this energy will be converted from a fruit. So for example, apple is giving you carbohydrate. Now carbohydrate has been converted into some small molecules. Now these small molecules then reacted with oxygen, then they give energy. So this process is known as respiration. So respiration is again, it is a life process to give some energy. Is that clear? Any doubt? Palak, स्क्रीन विजिबल, हाँ स्क्रीन विजिबल नहीं थी अभी, दिख रही है मेरे को। begin up. हाँ जी। Now, for this organism, the use of oxygen source from the outside the body, the source of acquiring oxygen from outside the body, and to use this process of breakdown of food source for cellular needs, we call as a respiration. Now, write down question there. What is respiration? What is respiration? What is respiration? उसके ऊपर लिखो question. How a varied food is converted into a uniform source of energy. How a varied food converts into uniform source of energy. How a varied food converts into uniform source of energy. Done? Done with these two questions? यस। Okay. अब आ जाइए इधर. Now, in case of a single-celled organism, there is no specific organ for taking food, exchange of gases, or removal of waste because the entire surface of organism is in contact with the environment. So we all know that for a single cell organism, there is no specialized cells. In class 9 tissue chapter, we have already learned this thing. Whenever there is a single celled organism, each and every part of the growth to digestion, everything is done by a single cell. So there are no specific organ to taking food, exchange of gases, or removal of waste because entire surface of the organism is in contact with the environment. Now, but what happens when the body size of the organism increases and the body design become more complex? For example, in case of multicellular organism, all the cells may not be in the direct contact with the surrounding environment, and thus simple diffusion will not meet the requirement of the cell. Now, in case of unicellular organism, there is a simple diffusion. Whenever the food is near to it, they acquire some sort of pseudopodias and acquire the food through diffusion. There is the exchange of gases inside and out of the cell because of diffusion. So in simple living cells or single celled organism, the diffusion is sufficient because their requirement is very small and they are very small in size and their whole body is in contact with the environment. But in case of multicellular organism, every part is not in the direct contact with the surrounding. For example, if I say heart, heart is not in the direct contact with the surrounding. Only my skin is in the direct contact with the surrounding. If I say my liver, my kidney, they are not in you can say, in contact with the environment. So in that case, simple diffusion will not meet the requirement of all the cells. Okay, now write down question. Okay. Why simple diffusion is not sufficient in multicellular organism? Why simple diffusion is not sufficient to meet the requirements of why simple diffusion is not sufficient to meet the requirement of cells in a multicellular organism?
Next question. How single-celled 1 organisms minute. Requirement to meet the requirement to meet the of requirement of multicellular organism by simple okay diffusion is not sufficient to meet the requirement of multicellular organism. multicellular organisms. Then ठीक है चल बहुत है एक ही क्वेश्चन निकला. Okay जी. Then we have seen how in multicellular organism various parts of a body have specialized functions they perform. In our multicellular organism, various parts of the body have a specialized functions they perform. We are familiar with the idea of these specialized tissues. We have learned in class 9 tissue chapter, there are some specialized cells which perform a same function and it is known as specialized tissues and which their organization in the body of the organism. Therefore, it is not surprising that the uptake of the food and oxygen will also be a function of specialized tissue. So whatever the food we are taking and whatever the oxygen is reacting with the food to give some energy, all these things are performed by some specialized tissue. ये सब के सब कुछ न कुछ एक specialized tissue perform करते हैं functions को. However, this pose this pose a problem since food and oxygen are now taken up at one place in the body of the organism. अब क्या है इसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई भाई खाना और ऑक्सीजन दोनों की दोनों एक ही जगह पे आ गए. Now while all the part of the body needs them, अब इनटेक होके तो एक ही जगह पे आया बट हमारी पूरी की पूरी बॉडी को जो है एनर्जी की रिक्वायरमेंट है क्योंकि हमारा जो साइज है मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म ऑफ बिग साइज. So a this puri is whole body requires some energy and this energy need to be transported. Now this situation creates a need for transportation system for carrying the food and oxygen from one place to other place of the body. समझ में आई बात? So here now yes. the role of transportation system. तो सबसे पहले एक system था that eats food and digests it. Hmm. Okay. Then there is Hmm. a system which reacts with oxygen reacts with the digested food and creates energy that is respiration. And now whatever the energy is produced at one place is distributed or transported to the whole body, which is done by transportation system. Okay. Hmm. Now, when the chemical reaction use the carbon source and oxygen for energy generation, they create byproducts which are not useful for the cell of the body, but could even be harmful. Now, whenever this you can say exchange of energy chemical reactions are going place, so there are some unwanted substances also formed which body does not require and maybe if the body keep it in inside it they will cause some harmful effect. So these waste byproducts are therefore needed to be removed and discarded outside and this process is known as excretion. Okay, so there is a process which discarded or which excretes out the unwanted you can say things inside our body is known as excretion. Is that clear? Okay. Okay. Yes. Now, again, Hmm. it's the basic rule of a body. Design in a multicellular organism are followed. A specialized tissue for excretion will be developed, which means there is a transportation system will need to transport waste away from the cell to the excretory tissue. So it means that inside a body, for everything there is a specialized tissue. So a specialized tissue is there for excretion also, which means that transportation system will need to transport waste away from the cell to this excretory system. Okay, is that clear? Hmm. Now we will study each and every essential life maintenance, or you can say, let us consider these various processes. So the essential to maintain the life one by one. So in this way, we can say that whatever the various processes we have studied are necessary for maintaining a good life. Is that clear? Any doubt? No. Okay, ji. Now please tell me this question. Why is diffusion sufficient to meet oxygen requirement of multicellular like human? Why diffusion is insufficient? जल्दी बताओ आंसर. Because there are many organs like heart, liver, which are inside, and diffusion cannot take place there. So it is not sufficient.
Because multicellular organism is a complex and bigger in size, each and every part of the cell or each and every part of the organism is not in direct contact with environment. So that's why diffusion is insufficient to meet oxygen requirement of multicellular organism. Got it? Clear? Clear है बेटा? गलत? Yes. Clear भाई? चलो जी. Yes. Now, second question. What criteria do we use to decide whether something is alive? There may be some visible movement, there may be some growth, there may be some molecular exchanges. So these are the some things in which we can decide whether the thing is live or not. What are outside raw materials used for an organism? What are the outside raw materials used for by an organism? Now, outside raw material is used by an organism in order to get energy. It may be organic one, it may be inorganic one. Is that clear? So, okay. Fourth question. What processes would you consider essential for maintaining life? ये आप बताओ. What processes? जल्दी से अभी तो पढ़ा था. What processes would you think are used for maintaining a life? Life processes. Life processes like transportation, excretion, there may be Excretion, desiccation, yes. digestion. Hmm. These are the life processes which are essential for maintaining a life. Okay? Clear? Okay. So आज का आपका homework है these 4 questions and you need to prepare Okay. notes. Okay? Okay. और जो मैंने बाकी आपको Screenshot क्वेश्चन लेना बताए, है कौन सा स्क्रीनशॉट लेना है? जो येलो येलो मार्क. आपने अपनी एनसीईआरटी में मार्क नहीं करा इनको? क्यों? चल कोई नहीं, मैं इसको सेंड कर देता हूँ. इसी एनसीईआरटी को सेंड कर देता हूँ. ठीक है? चलो नेक्स्ट टाइम आपको जो मार्किंग करते रहना अपने आप. ठीक है, चलो ये करना है और जल्दी से आंसर करिए आप इनके. आई थिंक दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडे. कल हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, और मैं इसे अभी जो हूँ यूट्यूब पे भी डालता हूँ और वहां से भी आप देख लेना. ठीक है जी, चलो. ओके, टेक केयर, बाय बाय. थैंक यू. वेलकम, बाय बाय.